मसाला फसलों में मिर्च का प्रमुख स्थान है। इसकी बाजार मांग वर्ष भर रहती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। परंतु कभी कभी हानिकारक कीटों के कारण अधिक नुकसान हो जाता है। तो किसान भाई मिर्च की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों को कैसे पहचाने और समय रहते नियंत्रण किस तरह से करें, इन सब के बारे में जानते हैं केवीके गुंता के डॉक्टर सुनील कुमार से। अभी किसान भाई मिर्च की खेती लगा रखे हैं और ये फल बोने से लेकर के फूल तक चल रहा है। तो जो मिर्च में मुख्य समस्याएं आती है, इसमें जो रस चूसक कीट की समस्याएं ज़्यादा आती है और कभी कभी इसमें फल छेदक कीट भी लगते हैं। दुनिया के मिर्च उत्पादक देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर है। मिर्च एक खास मसाला वाली फसल है। सेहत के लिहाज से मिर्च में विटामिन ए, सी और खनिज लवण पाए जाते हैं। मिर्च की फसल में कीटों द्वारा काफी नुकसान होता है। ये कीट पत्तियों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे मिर्च की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। सफेद मक्खी कीट, यह कीट पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके असर से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह मक्खी एक किस्म का तरल पदार्थ निकालती है, जिससे कि फफूंदी रोग हो जाता है और पौधों का विकास व प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। यह जितना नुकसान रस चूसकर नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा विषाणु रोग फैलाती है। मोइला, यह कीट चेपा व माहू के नाम से भी जाना जाता है। यह छोटे आकार व कोमल शरीर वाला होता है। यह पौधों की कोमल तनु, पत्तियों व फूलों से रस चूसकर उनका विकास रोक देता है। जिन स्थानों पर मोइला बैठता है, वहां पर एक प्रकार का लसीला पदार्थ अपने शरीर से निकाल देता है। इससे बाद में फफूंद रोग हो जाता है। इस कीट की पंख वाली अवस्था बीमारियों को भी फैलाती है। हरा तेला, यह फुदकने वाला छोटा व मध्यम आकार के हरे रंग के कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहते हैं। ये पत्ती पर तिरछा चलते हैं। इनके शिशु व वयस्क दोनों ही पौधों से रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देते हैं। ये कीट विषाणु रोग भी फैलाते हैं। फल छेदक कीट, इन कीट की लटें फलों में छेद बनाकर अंदर घुसकर फलों को खाती हैं। इनके प्रकोप से फल सड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी के साथ साथ फलों की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। किसान भाई जो मिर्च है और ये गर्मी के टाइम में ज़्यादा थ्रिप्स जो होता है, रस चूसक कीटों की ज़्यादा समस्याएं होती है, जिससे कि इसमें वो माथा बनने जैसा हो जाता है। तो हम आजकल जो चलता है समेकित कीट रोग प्रबंधन, यानी जब आप लगाते हो तो इसके बीज उपचार क्या करो, उपचार करने से पहले उपचार करके बुआई करें। फिर हम बुआई जब मेन खेतों में लगाते हैं तो हमें इसके सीडलिंग को कीटनाशक जैसे रिजेंट या थायोमेथाक्सम इसको डुबो करके सॉल्यूशन बना करके इसके जड़ों को थोड़ा देर रख करके 10 से 15 मिनट फिर हम उसका मेन खेत में लगाते हैं। जब फसल में खड़ी हो जाती है मेन खेतों में, तो जो इसके माथा बनने का समस्या आती है, तो एक तो होता है स्टिकी ट्रैप होता है, जो येलो टाइप स्टिकी ट्रैप होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, जगह जगह करीब 15 से 20 प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको पौधों से आप चिपका करके रखो। तो उससे जितने भी रस चूसक कीट होते हैं वो हवा के माध्यम से उड़ते हैं, तो उस पर चिपक जाते हैं, तो वो संख्या एक कम होती है। दूसरी बात होती है, जैसे हमने अभी नीम तेल का होता है। नीम तेल का सबसे अच्छा गुण है कि वो कीटों को बैठने नहीं देते हैं पत्तियों पे, फलों पे। उसमें क्या तीखापन होता है, तीतापन होता है, तो उससे पत्तियों पे जल्दी बैठते नहीं हैं कीड़े और वो उड़ते रहते हैं, जल्दी पौधों पे बैठते नहीं। तो इससे क्या होता है कि पत्तियों पे जो रस चूसते नहीं है, तो उसमें सिकुड़न का समस्या है या जो होती है, वो जो प्रकाश संश्लेषण से वो भोजन बनाती है, वो इफेक्ट नहीं होता है। तो नीम तेल का प्रभाव प्रारंभिक अवस्था में बहुत अच्छा है, ताकि आप इससे आपको जितने भी रस चूसक एफिड, जैसिड, थ्रिप्स खास करके मिर्च में है, तो इसको हम प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरी बात, जब अब मान लीजिए इसको जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा होता है, तब हम इसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। उसमें जैसे थायोमेथाक्सम
आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या इमामेक्टिन बेंजोएट 1/2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसको छिड़काव करें। और छिड़काव ऐसा नहीं कि किसान भाई एक ही दवाइयों को बार बार छिड़काव करते रहते हैं, तो एक ही दवाई का छिड़काव करेंगे तो उसमें क्या होता है, कीटों में एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है, आने वाली उसकी पीढ़ियाँ जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपके फसल को ज़्यादा हानि पहुँचाएगा। इसलिए हम दवाइयों को बदल करके लगाते हैं ताकि उसमें प्रतिरोधक क्षमता न डेवलप करे और हमारा कीट भी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, टमाटर की हमेशा बाजार में मांग बनी रहती है और इसलिए प्रदेश के किसान भाई पॉली हाउस में चेरी टमाटर की खेती करने लगे हैं। इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। अगर आप भी पॉली हाउस में चेरी टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह काजल। हमारे यहाँ जो टमाटर की जो खेती कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, तो 2 तरह की है। इसमें एक रेगुलर टमाटर है जो मार्केट में आम चलता है, घर तक पहुंचता है। दूसरा है चेरी टमाटो जो छोटे साइज़ का है। बात रही जैसे आपने चेरी टमाटर के बारे में पूछा है, तो इसमें हमने 2 वैरायटी, एक वैरायटी तो हमारी पहले से टेस्टेड है जो रेड ब्यूटी के नाम से है। दूसरी वैरायटी है येलो में, पीले में, तो वो सीजा F1 हाइब्रिड है। जैसे इस स्ट्रक्चर में लगाई हुई है तो ये राउंड में है रेड, और पीली जो है ओवलोंग शेप में है। इसमें जैसे ही आप ये प्लांटेशन हम करते हैं, ये अगस्त और सितंबर के महीने में ज़्यादातर हम प्लांटेशन स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं। अगर जो नेट है आपके पास तो थोड़ा पहले कर देंगे, 15 दिन पहले कर देंगे, और जो पॉली हाउसेज हैं या वॉक इन टनल्स हैं उनमें 15 दिन देरी से करते हैं। तो ज़्यादातर प्लांटेशन हमारी अगस्त से सितंबर में हम करते हैं, और एक बेड के ऊपर हम 2 लाइनें लगाते हैं, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर। और जो बेड की दूरी हम रखते हैं, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 2 मीटर रखते हैं। इस दूरी पे 1 एकड़ का अगर जो आपके पास स्ट्रक्चर है तो उसमें 10 से 12 हज़ार पौधे आ जाएंगे। सिंचाई डिपेंड करती है कि मिट्टी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में कम सिंचाई की ज़रूरत है। जैसे सप्ताह में 2 बार कर दिया या सप्ताह में 1 बार से भी काम चल सकता है। अगर जो गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें वैसे तो हम बोलते हैं कि भाई सप्ताह में 2 दिन, तो सप्ताह में 2 दिन उसमें हम साथ ही साथ फर्टिगेशन भी करते हैं। अगर जो गर्मी ज़्यादा है तो जो 2 बार हम इरिगेशन कर रहे हैं उसके साथ तो फर्टिगेशन करनी है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सिंचाई करनी पड़ सकती है। हो सकता है 1 दिन छोड़ के 1 दिन करनी पड़े या रोज़ाना भी करनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और मिट्टी किस तरह की है। अगर जो रेतीली मिट्टी है उसमें पानी रुकता नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहती है, तो उसमें आप डेली इरिगेशन करोगे। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो चेरी टमाटर की फसल की शुरुआती अवस्था में 2 किलो 19-19-19 3 दिन के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 2 किलो 0-52-34 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है तथा फलन अवस्था पर 2 किलो 0-0-50 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। और फल की अच्छी क्वालिटी बनाए रखने के लिए जब फूल फल में परिवर्तित हो जाते हैं तब इसके आसपास के सारे पुराने पत्तों को निकाल देते हैं।
ये इसलिए करते हैं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर हवा का आवागमन कम होता है और जब हम ये प्रक्रिया कर देते हैं तो वो हवा हमारे फलों को मिलने लगती है, जिससे फलों की गुणवत्ता में सुधार आता है। तो जैसे ही हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए हम डैम्पिंग ऑफ के लिए, जो कि एक फंगल डिजीज है, वो नर्सरी में भी आ जाती है और पौधा रोपण के बाद भी खेत के अंदर भी वो मिट्टी से भी आती है, पानी से भी आती है। तो उसके लिए हम कैप्टान की ड्रेंचिंग 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के और पौधे में इतना सॉल्यूशन डालते हैं ताकि वो उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इसको रोकने के लिए। उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे सकिंग पेस्ट है, वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, तो इस तरह के इंसेक्ट भी आते हैं इसमें। उसके लिए जैसे अमीडा है, अमीडा क्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड है, उनका हम स्प्रे कर सकते हैं। और एक आती है इसमें कैटरपिलर, जो सुंडी है, वो फ्रूट में भी पत्तों पे भी रहती है। तो उसके लिए एक लार्विन है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करोगे तो सुंडी का भी कंट्रोल हो जाएगा। अब बात आती है इस फसल से मिलने वाले कुल उत्पादन की। तो चेरी टमाटर की रोपाई के 70 से 75 दिन बाद इससे फल मिलना शुरू हो जाता है और ये फल 6 माह तक लगातार मिलते रहते हैं। वैसे अमूमन किसान भाई 1 एकड़ में 10 से 12 हजार पौधे चेरी टमाटर के लगाते हैं और प्रति पौधा से उन्हें लगभग 4 से 5 किलोग्राम उपज की प्राप्ति होती है। यानी कि 1 साल में किसान भाई 44 से 50 टन प्रति एकड़ उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि भाई टमाटर की जो चेरी किस्म है, भाई इसको उगा के और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की अच्छी किस्म के कई फायदे होते हैं, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या सजीव। यहाँ हम बात कर रहे हैं पशुओं की नस्ल की। हर नस्ल की कुछ खासियतें होती हैं जो उन्हें उस जाति के जानवरों से अलग करती हैं। पशु प्रजनन ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम कम दूध देने वाली नस्ल को भी ज्यादा दूध देने वाली नस्ल में तब्दील कर सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं गोविंदगढ़ के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर N.K. वर्मा से। अपने राज्य में पशुपालक भाई पशु तो बहुत रखते हैं, लेकिन वो अच्छी नस्ल के पशु नहीं रखते और अच्छी नस्ल के पशु नहीं रख पाने से उनका दूध का उत्पादन भी कम होता है, पशु बीमार बहुत होता है और उनको आर्थिक जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान के अंदर जो है अच्छी नस्ल के जो पशु होते हैं उसका वीर्य होता है, उसके द्वारा कृत्रिम विधि से उसको पशु को जब भी हीट में आता है तो उसको मतलब इंसेमिनेट करते हैं। पशु नस्ल सुधार की अनोखी पहल है कृत्रिम गर्भाधान। ये एक ऐसी विधि है जिसमें देशी नस्ल के मादा पशु में उन्नत नस्ल के नर पशु के पाल को कृत्रिम तरीके से यंत्र के माध्यम से मादा पशु को गर्भित किया जाता है। इससे उन्नत नस्ल का पशु प्राप्त होता है। कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए पशु का हीट में आना भी जरूरी है। तो इसके लिए पशु हीट में आए, इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि पशु को संतुलित आहार दे, मिनरल मिक्सचर दे और उसको हर 3 महीने से कीड़ों की दवाई दे। डिवॉर्मिंग जरूर कराएं हर 3 महीने में। डिवॉर्मिंग जो हर अस्पताल के अंदर, सब सेंटर के अंदर निःशुल्क मिलेगी आपको। और कुछ भी बीमारी होती है तो उनको नज़दीक के पशु चिकित्सालय से संपर्क करके और उसका इलाज करवाना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी आर्थिक हानि होने से बच सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। कृत्रिम गर्भाधान एक जटिल प्रक्रिया है। इस कार्य को कराते समय थोड़ी सी लापरवाही पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है। इसलिए पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराते समय सावधानी रखनी चाहिए। पशुओं को गर्भित करवाने का सही समय, जब आपका पशु सुबह के समय गर्मी में आए तब उसे शाम को गर्भित कराएं और जब पशु शाम के समय गर्मी में आए
तब सुबह के समय गर्भित करवाएं। गाय को गर्मी में आने के बाद 16 से 18 घंटे बाद गर्भ धारण करना चाहिए और भैंस को गर्मी में आने के बाद 18 से 20 घंटे बाद गर्भ धारण करवाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, यदि आपने अपने पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण करवा लेते हैं तो आपकी गायें भैंसें समय पर ब्याएंगी और आपको डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा और आप पशुओं पर होने वाले अनावश्यक खर्चे से भी बच सकेंगे। कृत्रिम गर्भाधान में ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी पशु ताव में आए तो जैसे सुबह ताव में आए तो उसको शाम को कृत्रिम गर्भाधान कराए, शाम को आए तो सुबह कराए। कृत्रिम गर्भाधान पशुपालन व्यवसाय में एक बहुत ही सराहनीय क्रांतिकारी अनुसंधान है। इसका मुख्य उद्देश्य है क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा पशु नस्ल में सुधार करना, उन्नत नस्ल को तैयार करना, पशु में दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, कृषि कार्य के लिए उत्तम बैल तैयार करना है। इससे उसको पशुपालक की जो अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा होंगे और वो कम बीमार होंगे, दूध उत्पादन अच्छा होगा, ये उनको फायदा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम अटवल, जिला उदयपुर के कृषक मुनेश कुमार ने। आप गर्मी में खेतों की गहरी जुताई के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मुनेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आप लोग को जो डीप प्लाइंग, जिस मतलब गहरी जुताई, खेत की गहरी जुताई के बारे में डिटेल से बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है कि खेत की गहरी जुताई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि खेत में बहुत कीड़े मकोड़े रहते हैं और भी बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसको यदि आप गहरी जुताई करते हैं तो वो कीड़े मकोड़े जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और खेत को गहरी जुताई करने से क्या होता है कि जो भी फसल आप लगाना चाहते हैं उसमें उसकी जड़ें अधिक नीचे तक जा सकती हैं। इसलिए खेतों को गहरी जुताई करने के लिए मैं कुछ मशीनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले क्या है कि मोल्ड प्लाव, मोल्ड बोल्ड हल, यह एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका छड़ यानी फार बार टाइप प्रकार का होता है। यह उच्च कार्बन स्टील तथा कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इस हल की जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए भी किया जाता है और इससे हम कम से कम 30 सेंटीमीटर तक खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास मशीन होता है जो एक डिस्क प्लाव होता है, उस प्लाव से हम लोग खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। इसमें क्या, इसमें डिस्क लगे होते हैं, उसमें उस डिस्क से अपने चूँकि वजन होता है डिस्क का, उसी डिस्क के वजन से वो मिट्टी में जो भी हार्ड मिट्टी हो या जो भी मिट्टी है उसको तुरंत आपको अधिक डीप तक वो प्लाविंग करते जाता है। और इसमें भी जैसे आपको हम बताया कि इसमें भी 2 डिस्क 3 डिस्क या 4 डिस्क लगे होते हैं। अब वो आपका जो ट्रैक्टर की क्षमता है उसके अनुसार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो देखिए जब क्या होता है, आप देखे होंगे कि किसी भी खेत में जब हम लोग बराबर खेत में बड़ा मशीन चलता है, जैसे ट्रैक्टर है या और भी आप मशीन चलाते हैं, जैसे कंबाइनर से या जो भी बड़ी मशीन नाम ले रहे हैं, तो जब चलाते हैं तो देखिए क्या है कि मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो एक हार्ड पेन बन जाता है। तो उस हार्ड पेन को भी तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आप खेत जोतेंगे लेकिन आपका क्रॉप बोले जो भी आपका फसल लगा रहे हैं उसका जड़ नीचे नहीं जाएगा तो उसमें पैदावार कम होगी। तो उसके लिए एक हमारे पास मशीन है, उसको कहते हैं सबसॉइलर, ट्रैक्टर चलित सबसॉइलर हल। इस हल में एक हैरिस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हैरिस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारों को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडाप्टर होता है जो हैरिस के निचले भाग में लगा होता है और फार को मदद करता है।
इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का उपयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है। इस हल का प्रयोग भूमि की कठोर सतह को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार इसके उपयोग से उपज में 30% तक वृद्धि हो जाती है। गर्मी में गहरी जुताई के बाद मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु, कवक आदि मर जाते हैं, जिससे फसलें बीमारी से मुक्त रहती हैं। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट से सब्सिडी की, तो जो भी आपके एग्रीकल्चर ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर होते हैं वो इस मशीनों पे किस मशीन में कितना सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट से क्या स्कीम्स हैं, उसके बारे में आप डिटेल से मालूम कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लौकी की अधिक उपज लेने की तकनीक, मूंग और उड़द की फसल में रोग कीट नियंत्रण, किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।